अ, मैं इस बात पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा लूंगा बस 5 मिनट का टाइम। ऑनलाइन पढ़ना क्यों जरूरी है और क्यों आपकी हैबिट अभी से होना चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए। क्योंकि भविष्य का जो जमाना है वो पूरी तरह से ऑनलाइन होने वाला है। भारत में जितने भी टॉप इंस्टीट्यूशन है स्कूल लाइफ के बाद, इंजीनियरिंग के हो, मेडिकल मेडिसिन के हो, बहुत सारे आप देखो, नीट की तैयारी लाखों बच्चे कर रहे हैं। लाखों। जेई की तैयारी लाखों बच्चे कर रहे हैं, और सीट है कुछ हजार केवल, है ना। तो सभी बच्चों का होना पॉसिबल नहीं है। अब जब सभी बच्चों का होना पॉसिबल नहीं है तो वो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, नॉर्मल किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, नॉर्मल डॉक्टरी कॉलेज में। तो उससे क्या होगा, उनकी क्वालिटी थोड़ी सी कम होगी। आप ऑनलाइन ऑनलाइन का फायदा इसमें ये है कि एक ही टीचर ऑनलाइन जो है बहुत सारे बच्चों को इकट्ठा पढ़ा सकता है। और वाकई में ऐसा हो भी रहा है। इंजीनियरिंग के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है एनपीटीईएल। कोई भी आम बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ सकता है वहां से, उसको कोई कॉलेज में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको केवल नॉलेज गैदर करना है, तो बस ऑनलाइन वीडियो देखना है उसको। तो अगर आप अभी से हैबिचुअल होगे तो आगे आपके लिए फायदा है। कई सारे टेक्निकल कोर्सेज चल रहे हैं, वीडियोग्राफी सीखना है कोर्स कर लो आप, ड्रोन ड्रोन के तो खैर नहीं, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना है कोर्स कर लो आप ऑनलाइन। आपको साउंड से रिलेटेड कोई कोर्स करना है वो कर सकते हो आप, मोबाइल की वीडियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके ढेर सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। तो ऑनलाइन पढ़ना सीखोगे तो आपके फायदे के लिए है, बस इतना ही बोलना चाह रहा था। खैर, अपन आ जाते हैं वापस अपने टॉपिक पर। कल हम बात कर रहे थे हमारे साइंस के चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम था प्रकाश। कल हमने बात करी थी कि इस चैप्टर में क्या क्या आने वाला है। हमने उसका एक एक मैप तैयार कर लिया था, जो कि बता रहा था उस चैप्टर में क्या क्या है ना। तो अब हम जो है आज फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें पहले तो। हम्म कल हमने थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करी थी कि प्रकाश होता क्या है। तो हमारा निष्कर्ष निकल के आया था, प्रकाश जो है वो फोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। कई वैज्ञानिकों ने उसे तरंग के रूप में माना, और हमने देखा कि केवल एक ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो अद्वैत होती है, डुअल नेचर शो करता है। तो दो व्यवहार प्रदर्शित करता है, कणों की भांति भी और तरंग की भांति भी। फोटॉन से मिलकर बना हुआ होता है। प्रकाश के स्रोत के बारे में हमने देखा कि प्रकाश जो है वो दो प्रकार के स्रोत हमको दिखाई देते हैं। एक प्राकृतिक स्रोत, जिससे हमें प्रकाश के प्राकृतिक रूप से मिलता है। दूसरा जो है वो मानव निर्मित स्रोत होते हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों से जो हम प्रकाश ग्रहण करते हैं, उसमें सूर्य, चंद्रमा और तारे आ सकते हैं, जुगनू भी आ सकते हैं। और जो मानव निर्मित है उसमें सारी चीजें, मोबाइल का टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, कोई सा भी बल्ब हो वो, और लालटेन हो गया, मशाल हो गई, ये सारी चीजें जो है वो मानव निर्मित है। तो हमारे आसपास मानव निर्मित सोर्स प्रकाश के बहुत ज्यादा हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि 6 टॉपिक हमारे आज हम शुरू करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहले आज हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा और इसके नियम से। तो एक तरह से ये रिकॉल होगा क्लास 8 का। क्लास 8 में हम ऑलरेडी प्रकाश का परावर्तन की परिभाषा और उसके नियम देख चुके हैं। तो हमको केवल एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि 4 नंबर में पहले तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता था इस चैप्टर से। तो सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कि आता है, वो है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं और इसके नियम लिखिए, है ना। तो जैसा मैंने रिप्लाई बताया आपको, आज ये वाला क्वेश्चन आपको यही याद हो जाना चाहिए, और मैंने बताया आपको कि 8 क्लास का क्वेश्चन है। तो मैं आपको केवल टॉपिक बताऊंगा, समझाऊंगा, डायग्राम बनाऊंगा, इसकी डेफिनेशन आपको यही याद हो जाना चाहिए, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन की डेफिनेशन क्या है। हम किसी देखो, अगर मैं प्रकाश का परावर्तन को बिल्कुल इजी लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, तो आपने सभी ने कांच को जो है मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, अगर हम कांच को सूर्य की तरफ रखें और अपने भाई बहन को या मम्मी को परेशान किया है, तो वो प्रकाश का बेहतरीन एग्जाम्पल है। उसमें क्या हो रहा है, एक कांच है, हमने कांच बनाया, उस कांच पर जैसे ही प्रकाश किरण पड़ रही है, वो टकराने के बाद इस डायरेक्शन में जा रही है। आप उस चीज को महसूस करो। आप जैसे ही कांच को रोटेट कर रहे हो, मिरर सॉरी, आप सबसे पहली बात तो इस चैप्टर में यही सीखने वाली है, कांच और दर्पण दोनों हमारे लिए, अच्छा देखना,
10th क्लास में जो पढ़ लेंगे बच्चे उनके लिए कांच और दर्पण अलग अलग चीज है। और जो नहीं पढ़ते हैं तो आपने नॉर्मली घरों में अपने मम्मी दादी या जो भी नॉर्मल वो लोग कांच और दर्पण बोलेंगे। अगर मम्मी बाहर बैठी हुई होंगी उनको चोटी बनाना होगी तो आपसे बोलेंगे कि घर में से अंदर से कांच उठा लाना, वो कांच से छोटी बना। तो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कांच और दर्पण सेम है ना। लेकिन जब हम 10th क्लास में जाते हैं तो दोनों ही डिफरेंट है। कांच जो है वो पारदर्शी होता है, पारदर्शी समझते हो, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। कांच जो है वो पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण पारदर्शी नहीं है, ये अपारदर्शी है। याद आ रहा है आपने कहीं सुना हुआ होगा पारदर्शी अपारदर्शी, और पारभाषी भी सुना होगा। पारभाषी 8 क्लास का है ये, हम्म। पारभाषी। तो देख लेते हैं ये क्या है एक बार फिर से। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे कि कोई कांच है ना। तो कांच के हम आर पार देख सकते हैं, इसलिए कांच एक पारदर्शी वस्तु है। इसके अलावा अगर पारदर्शी की बात करो तो पानी पारदर्शी हो जाएगा, पानी के आर पार देखा जा सकता है अगर पानी लिमिटेड मात्रा में है तो, है ना। और पॉलिथीन हो सकती है, पॉलिथीन के भी आर पार देखा, कई प्रकार की पॉलिथीन होती है जिसके आर पार देखा जा सकता है ना। अपारदर्शी जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, प्लास्टिक हो गई, लकड़ी हो गई, बोर्ड हो गया, है ना, ये सारी जो है वो अपारदर्शी वस्तु है। इसके बाद जो है पारभासी, मतलब जिसके आर पार धुंधला दिखाई देता है, प्रकाश तो जा रहा है आर पार लेकिन साफ इमेज नहीं दिखाई दे रही। तो कई प्रकार की प्लास्टिक जो हम रोशनी के लिए लगाते हैं, खिड़कियों में लगाते हैं ताकि रोशनी आ सके लेकिन कोई देख ना सके कि अंदर क्या चल रहा है ना। तो वो पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं, है ना। पारभासी बहुत कम यूज होता है। कांच पारदर्शी होता है जबकि दर्पण अपारदर्शी है। तो एक सिंपल सी बात है, परावर्तन जो है उसमें हम दर्पण का यूज करते हैं। तो आप अगर 10th क्लास में सबसे पहले चैप्टर में सबसे पहली बात यही सीख रहे हो। कल मैं वीडियो थोड़ा सा अपलोड कर रहा था तो उसमें एक गलती और करी थी मैंने, जो नॉर्मली मैं बच्चों को बताता हूँ कैसा नहीं करना। जैसा अभी ये गलती बता रहा हूँ ना तुमको, कि घर में जो हम यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए वो दर्पण है, मिरर है वो, है ना। तो हम उसको दर्पण या मिरर बोलेंगे, कांच नहीं बोलेंगे आज से। वो दर्पण या मिरर है ना। एक गलती और करी थी मैंने कल बोल दिया था कि आपकी क्लास केवल दो कारणों से डिस्टर्ब हो सकती है। पहला, लाइट या इंटरनेट ना रहा है जब, है ना, जबकि एक्चुअली में कभी लाइट नहीं जाती। लाइट मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश को हम बोलते हैं लाइट, है ना। जब भी हम घरों में बिजली जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, या तो पावर गया ऐसा बोलेंगे, या पावर कट हुआ है ऐसा बोल सकते हैं, है ना। पावर जाता है बेटा, शक्ति जाती है हमेशा, लाइट नहीं जाती, लाइट तो वही है ना। पावर चला गया जिसके कारण से लाइट बंद हो गई है वो बोल सकते हो। लेकिन नॉर्मली हम क्या करेंगे, मैं खुद ही बचता हूँ उस चीज को बोलने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे, 10वीं क्लास जब पढ़ चुके हैं तो हम उसको ये ना बोलें कि लाइट चलेगी, पावर कट हुआ है, सही सही शब्द होगा उसके लिए, पावर कट हुआ है ना। या फिर आप हाँ इलेक्ट्रिसिटी कट है वो भी बोल सकते हैं, लेकिन पावर कट सबसे बेसिक चीज है जो हम बोलते हैं। तो घरों में हम नॉर्मली ये गलती करते हैं। तो कल मैंने भी करी थी। आप तो हो जाता है ना, हम बेहतर होने के लिए कोशिश करते हैं। तो कोशिश करना है अपन को पावर कट बोलना है। ऐसे ही घरों में जो हम जिसमें चेहरा देखते हैं उसको दर्पण बोलते हैं, मिरर बोलते हैं, कांच नहीं बोलते। कांच के आर पार देखा जा सकता है। तो 10वीं क्लास पढ़ने के बाद हम सबसे पहला अंतर तो यही सीखते हैं, दर्पण और मिरर बोलेंगे उसको जो घर में यूज करते हैं, है ना। जिसके आर पार नहीं देख सकते, उसमें हम अपनी प्रतिबिंब देख सकते हैं। प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, IMAGE, इमेज, प्रतिबिंब। इमेज कहीं मोबाइल में भी सुना होगा ना, फाइल होती है इमेज फाइल। तो पिक्चर होती है ना, पिक्चर नॉर्मली हम यूज करते हैं। तो दर्पण का यूज होता है। तो परावर्तन में हम कांच का यूज नहीं करते हैं, परावर्तन में हम दर्पण का यूज करते हैं। चेहरा देखने के लिए हम दर्पण का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है अपन को, है ना, इंपॉर्टेंट चीज यही सीखिए। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, उसके बाद अपन वापस आ रहे हैं परिभाषा पे। तो हम कोई दर्पण जब लेते हैं तो दर्पण में यदि हम कोई लाइट मारते हैं तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाती है ना। और इसी से हमारी परिभाषा बनती है। बस हम डायग्राम को क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको रोटेट कर देंगे और आड़ा बनाएंगे। हमने कांच ऐसा लिया। नॉर्मली जब मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ ये चीज, जो कि दोनों ही स्कूलों में नहीं कर रहा हूँ इस बार, नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, एक दर्पण लेता हूँ वाकई में जिसको चेहरा देखते हैं अपन जिसमें, और उस पर लेजर लाइट मार के दिखाते हैं। तो लेजर लाइट आपको दिखती है, कैसे दिखती है, अगर मान लीजिए रेड कलर की लेजर लाइट है तो वो ऐसी आती हुई दिखाई दे रही होगी, इस इधर से आएगी और इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी।
नॉर्मल सी बात है ये, आप इमेजिन भी कर सकते हो, कोई इतना रॉकेट बड़ा बहुत विज्ञान नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कोई, है ना। लाइट इस डायरेक्शन से आई, अपन ने लेजर लाइट यहाँ से चलाई तो यहाँ से आई, ये एरो यहाँ से आई और इस डायरेक्शन में वापस लौट गई, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, तुरंत याद हो जाना चाहिए अभी। इसकी परिभाषा बनेगी, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। देखो माध्यम मतलब ऊपर वायु है ना, वायु चेंज तो नहीं हो रहा है माध्यम, यहाँ भी वायु है, हवा में ही रखा हुआ है, कांच, कांच के ऊपर पूरी हवा ही हवा है। तो जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम, सॉरी, जब कोई प्रकाश किरण दर्पण से टकराती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है। जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। लेजर लाइट वाला प्रैक्टिकल सिंपल सा है, आप याद रखो। लेजर लाइट अगर हम मारेंगे दर्पण पर तो वो उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। कितना बेसिक है, सड़ा सड़ी सी डेफिनेशन, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी डेफिनेशन। उसके बाद चित्र बनाएंगे तो चित्र में हमको थोड़े बहुत नाम पता होना चाहिए, है ना। अब लाइट आ रही तो कहीं ना कहीं स्रोत होगा कुछ ना कुछ, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का, या प्रकाशिक स्रोत भी लिख सकते हो आप, प्रकाशिक स्रोत। स्रोत मतलब कल बात करी थी अपन ने, जहां से प्रकाश निकल रहा है, प्रकाशिक स्रोत। यहां से लाइट आई, अब ये आई है ना ये वाली लाइट, तो ये वाली जो किरण है, अपन किरणों में बात करते, कल बात करी थी ना अपन ने, कल बात करी थी कि फोटोन जो है आपस में मिलकर एक किरण का निर्माण करते हैं, और किरण जो है प्रकाश का निर्माण करती है। तो अपन जब भी प्रकाश की बात कर रहे होंगे तो किसी किरण की बात कर रहे होंगे। तो ये जो किरण आ रही है ना प्रकाश स्रोत से, इसको बोलेंगे आपतित प्रकाश किरण। कौन सी किरण, आपतित, इंसिडेंट रे। रे मतलब होता है किरण, आपतित किरण। ये किरण आ रही है प्रकाश स्रोत से, इसलिए इसको बोलेंगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे। और ये यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद एक और किरण प्राप्त, हालांकि है वही किरण ये, लेकिन टकराने के बाद प्राप्त हो रही है, इसलिए इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। रे डायग्राम बहुत कॉमन टर्म है, इसलिए रे शब्द याद रखना, आर ए वाई होता है, रे किरण। रे डायग्राम बनाना पड़ता है अपन को, बनाएंगे भी अपन, ये रे डायग्राम ही है एक्चुअली में, परावर्तित किरण। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी समतल चिकनी सतह से टकराती है, दर्पण से टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमने एक दर्पण बनाया, दर्पण में ये लाइन क्यों खींची है मैंने, ये लाइन खींचने के पीछे एक रीजन है, जो कि अभी जस्ट थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जब दर्पण बनाएंगे अपन, दर्पण बनाना सीखेंगे, दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एक्चुअली में मुझे चलो, अब एक बात, अपन प्रकाश के परावर्तन पे फिर से आएंगे, लेकिन थोड़ी सी चर्चा दर्पण पे कर लेते हैं कि दर्पण क्या चीज है, क्यों है बीच में, क्योंकि दर्पण का यूज हो रहा है परावर्तन में। तो अपन दर्पण पे बात कर लेते हैं, दर्पण कैसे बनता है, दर्पण क्या होता है। कोई पूछेगा दर्पण क्या होता है, तो भाई जिसमें हम अपना चेहरा देख पाते हैं वो दर्पण है, सिंपल सी बात है। अब बात ये आना चाहिए कि बना कैसे। और कभी कभी दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता कि यार ये दर्पण तो आज के जमाने में है, अभी बन रहे हैं, क्योंकि कांच बनाए जाने लगे। आपको मालूम है कांच कैसे बनता है, किसी को मालूम है कांच कैसे बनता है, कांच बोल रहा हूँ जिसके आर पार देखा जा सकता है, कांच कैसे बनता होगा, कोई गैस, साइंस क्लब। वीडियो शेयर किया है कांच बनाने का शायद, जहां तक मुझे मालूम है। कांच कैसे बनता है, जिसके आर पार देखते हैं हम, कैसे बनता है, नहीं। चलो, कांच बनता है रेत से। इंटरेस्टिंग वाली बात है ना, इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन कांच बनता है रेत से, रेत को गर्म किया जाता है, उससे कांच बनाया जाता है। हालांकि और भी चूना पत्थर वगैरह भी बना मिलाते हैं उसमें, चूना भी मिलाया जाता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट होता है रेत। रेत को गर्म करके जो है चूना पत्थर के साथ मिलाते हैं और फिर कांच बनाया जाता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। अब कांच तो बना लिया, ये आज बनाया जा रहा है ना कांच, अब बनाया जा रहा है क्योंकि वैज्ञानिक तकनीक हमको पता है, इसलिए कांच बनाया जा रहा है चूना चूना मिलाने के बाद। पहले के जमाने में लोग बाग चेहरा कैसे देखते होंगे, आज से अगर हम 500 साल पहले, 800 साल पहले जाएं,
राजा महाराजाओं का टाइम आएगा, भारत में राजतंत्र होगा, तब उस जमाने में कैसे चेहरा देखते होंगे, कोई बताएगा? माइक खोलकर आंसर दे सकते हो आप, फ्री हो, लेकिन थोड़ा जल्दी, टाइम नहीं है रुकने का इतना। पानी में। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। पानी में, किसी परात में राजा महाराजाओं के लिए पानी रखा जाता था और पानी में चेहरा। और कोई रीजन, और कोई बता सकता है और कैसे देख सकते हैं? आपने शायद अभी वो मूवी देखी होगी ना, उसकी वो रानी का चेहरा दिखाता है, तो और कोई तरीका हो सकता है पानी के अलावा? बिल्कुल सही है, एक तरीका है, पानी में देखा जाता था। और नदी में भी तो देख लेते हाँ, होंगे। नदी में पानी ही है ना, पानी कहीं पर भी हो उसमें देखा जा सकता है, पानी के अलावा। चलो, पानी में बिल्कुल सही है। मोस्टली ज्यादातर केस में किसी बर्तन में पानी रख दिया जाता था और उसके थ्रू राजा महाराजाओं को जो है वो एक और तरीका है जो पानी के बाद विकसित हुआ, कांच आने के पहले विकसित हुआ। जब क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, हमारे जो इतिहास है उसमें हम कई बार इनको जो है ऐसा धातुओं के आधार पर इतिहास के काल को डिवाइड कर देते, जैसे ताम्रकाल। ताम्रकाल मतलब तांबे का इस्तेमाल जिस काल में किया जाता था, तांबे की उत्पत्ति हुई। तो आप देखोगे, जब इतिहास को इस तरह से बांटते हैं हम, तो हम धातुओं के आधार पर बांटते हैं। मतलब धातु हमारे इतिहास में बहुत लंबे टाइम टाइम से जो है वो शरीक हैं। धातुएं हमारे जो पुराने वो थे, पूर्वज थे, वो धातुओं का इस्तेमाल करता जानते थे। तो एक तरीका था कांच बनाने का, धातुओं को घिस कर कांच बनाना। धातुओं को आपने, मेरे ख्याल से आप समझते होंगे, घरों में आप लोगों ने भी देखा होगा, बर्तनों को हम साफ करते हैं, स्टील के बर्तनों को घिसते हैं तो वो चमकने लगते हैं, थोड़े दिनों बाद धुंधले पड़ जाते हैं। अगर हम घिस के साफ कर दे तो शाइन करने लगते हैं। धातु ही तो है वो। धातु को इतना घिसते थे, इतना घिसते थे कि वो इतना शाइन करने लगता था कि उसमें हमारी इमेज दिखने लगती थी। इतनी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर नहीं होती थी, लेकिन कुछ मामलों में होती भी थी। और वो बहुत मेहनत से बनाए जाते थे। उसी प्रकार का एक जो है दर्पण है, अर्नाकुलम, है ना। अर्णमूला कन्नड़ी एक दर्पण का नाम है, अर्णमूला कन्नड़ी। आपके सामने एक स्क्रीन आ रही है, कुछ आपको ये अभी भारत में अभी भी बनाए जाते हैं, ये इस साइज के होते हैं। आपको यहाँ पर इमेज दिखाई दे रही है, हाथ में एक दर्पण रखा हुआ है, इसका नाम है अर्णमूला कन्नड़ी। हो सकता हो मैं प्रोनाउंशिएट गलत कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में यहाँ पर नाम दे सकते हो। अर्णमूला कन्नड़ी जो है हमारे यहाँ देश में केरला में बनाया जाता है, अभी भी बनाया जाता है। और ये पुराने जमाने का मिरर होता था। और ये लोग कैसे बनाते थे, एक धातु को घिस घिस कर उसको इतना शार्प करते थे, उसको इतना शाइनिंग वाला कर देते थे कि उसमें हमारी इमेज दिखने लगती थी। और अर्णमूला कन्नड़ी जो है एक विशेष प्रकार का दर्पण है जो धातु से हमारे इतिहास में, अब कोई अंदाजा लगाओ इस साइज के दर्पण का कीमत क्या होगी। ये देखो हाथ में पकड़ा हुआ है, कितना, मेरे ख्याल से 3-4 इंच या 5 इंच का जो है वो होगा। कोई अंदाजा लगा सकता है इसकी कीमत क्या होगी? चलो देखते हैं इसकी कीमत, इसकी वेबसाइट पर इसकी कीमत देखते हैं। अगर हम हाथ बराबर दर्पण लेना चाहें तो हमें कितना रुपए देना पड़ेगा, थोड़ा सा देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, क्यों बताना चाह रहा हूँ ये केवल इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो पुराने जमाने में जो मेहनत से वस्तुएं बनाई जाती थी। और दर्पण ही है ना, हम भी चेहरा देखते हैं दर्पण में, लेकिन एक विशेष प्रकार का दर्पण कैसे विशिष्ट बन जाता है, वो थोड़ा सा देखो। वेबसाइट स्लो है, किसने टाइप किया है? सबको दिखाई दे रहा है भाई? अगर आप स्क्रीन पर कुछ लिखोगे तो सब लिख सकते हो, लेकिन सबको दिखाई देगा वो। ये इतना सा हाथ के बराबर दर्पण जो है 2,850 रुपए का है। बहुत सस्ता है नहीं, लेकिन ये साइज भी बहुत कम है। और ये दर्पण जो है 18,000, 14,000, 3,000, 2,000, और केवल 2 इंच 3 इंच का साइज है, केवल इतने से, हाथ से भी छोटे, हाथ की पंजी से भी बहुत छोटे। ये इतने महंगे क्यों हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है, हाथ से बनाए जा रहे हैं, इसलिए महंगे हैं, है ना। 3,950 मतलब 4,000, 4,000, 5,000, सिंपल सा साइज का दर्पण मेटल से बनाया जा रहा है।
है ना। तो एक टाइप हो गया, बिल्कुल मैंने बताया, जैसा आपने, मेघा ने बिल्कुल सही बोला कि दर्पण जो है उसमें पानी का यूज करते थे बर्तनों में रखकर। और दूसरा जो दर्पण थे, राजा महाराजा जो है इस प्रकार के मेटल को घिस घिस कर जो है दर्पण बनाए जाते थे, उन दर्पण का इस्तेमाल करते थे। आजकल नया जमाना है, तो केमिस्ट्री से भी हम दर्पण बना सकते हैं। केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है जो कि 12th क्लास में पढ़ते हैं हम, रजत दर्पण अभिक्रिया, सिल्वर मिरर रिएक्शन बोलते हैं इसको। लोग इन्हें क्यों खरीदते हैं? अपनी दिखाने के लिए कि हम देखो, एक्चुअली में ये बहुत बड़ा आर्ट है, कला है ना। और कला की कीमत महंगी ही होती है। अगर कोई बहुत बेहतरीन आर्ट है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। लोग बाग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें, उनके पास पहली बात तो ये भी दिखाना है कि आप सोशल साइंस में पढ़ोगे, जब आप हिस्ट्री में देखोगे एक चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ोगे कि इंग्लैंड में जो है लोग बाग हाथ से बनी हुई चीजें ज्यादा खरीदना क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि देखो हम अमीर हैं, हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, है ना। तो वो विलासिता का प्रतीक होता है, तो आज भी लोग बाग इसको खरीदते हैं। एक तो रीजन वो है, दूसरा आर्टिस्ट भी हो सकता हो, कोई को आर्ट बहुत ज्यादा पसंद हो, आर्टिस्ट हो कोई, उसकी कीमत देने में कोई बुराई नहीं। दूसरा तरीका आज के जमाने में दर्पण बनाने का ये भी हो सकता है, हालांकि ये केमिस्ट्री के रिलेटेड है, दर्पण इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। अभिक्रिया का नाम है रजत दर्पण अभिक्रिया। आपको सामने दिखाई दे रहा है एक हाथ पर ग्लास पेट्री डिश बोलते हैं इसको साइंस इक्विपमेंट में, इसके आर पार दिखाई दे रहा है एक सिंपल सा कांच रखा हुआ है। इसके लिए क्या करेंगे, ये एक रिएक्शन करेंगे, रजत दर्पण अभिक्रिया करेंगे, जिसमें सिल्वर नाइट्रेट और कुछ केमिकल यूज करेंगे। वो केमिकल यूज करने के बाद, मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ केवल क्योंकि रजत दर्पण अभिक्रिया बाद में आएगी। लेकिन आप देखोगे इस केमिकल को वो रोटेट भी कर रहे हैं, मतलब घुमाते जा रहे हैं, मिक्स करते जा रहे हैं, उसमें कुछ और ड्रेन क्लीनर सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया है, NaOH यूज किया हुआ है। आपको रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक बार फिर से दिखा दूंगा मैं जब केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो। लेकिन अभी ये बता रहा हूँ कि दर्पण हम केमिस्ट्री से भी बना सकते हैं, रजत दर्पण अभिक्रिया कहलाती है ये, 12th क्लास में आएगी। अब देखो इसमें डिश में डाल दिया इन्होंने जो केमिकल बनाया अभी, सिल्वर नाइट्रेट और NaOH वगैरह मिला के, उसको एक पेट्री डिश में डाल दिया। अब उसके आर पार दिख रहा था आपको, ध्यान होगा। अब लास्ट में देखिए, जब 15 मिनट बाद उसको हटाया गया, रिएक्शन यहाँ करवाई थी, देखना अब जैसे ही वो कटोरी पलटेंगे तो देखिए यहाँ पर उन्हें अपनी इमेज दिखाई दे रही है। उस दर्पण, उस पेट्री डिश के पीछे साइड जो है एक मिरर तैयार हो गया, एक दर्पण तैयार हो गया। अब कांच काय में बदल गया है? दर्पण में बदल गया है। तो दर्पण इस प्रकार से ही लंबे समय तक बनाते रहे, इस केमिकल प्रोसेस से नहीं। किस तरह से? आपको वीडियो दिखा कि नहीं दिखा भाई? मैंने वीडियो शेयर किया था, आपको वीडियो दिखा? दिखा ना भैया। मेरे को लगा मैंने वीडियो शेयर ही नहीं किया। चलो अच्छा है। वापस आ जाते हैं स्क्रीन पर। अब दर्पण कैसे बनाए जाते रहे बहुत लंबे समय तक? उन्होंने क्या लिया, एक कांच लिया, मान लीजिए ये कोई कांच है, और इस कांच पर क्या करते थे वो, एक साइड में, ये नॉर्मली इसके आर पार देखा जा सकता है, पारदर्शी है, मान लीजिए कांच है, मैंने सीधा रखा हुआ है अभी इसको, है ना। तो मैंने दो साइड होंगे, इस साइड ये वाला साइड और ये वाला साइड। तो किसी भी एक साइड पर अगर हम धातु की, मतलब धातु को पिघलाकर धातु का लेप कर दें, नॉर्मली पुराने जमाने में चांदी का लेप किया जाता था, एक जमाना ये भी था, है ना। जब चांदी का लेप कर देते थे, तो हम लेप करना तो दिखा नहीं सकते, तो हम उसको डायग्राम में इस तरह से दिखाते हैं। इस साइड से हमने क्या करा, धातु का लेप लगा दिया। जैसे ही धातु, पिघली हुई धातु की परत चढ़ा दी, ये भी बोल सकते हो आप, पिघली हुई धातु की परत चढ़ा दी। जैसे ही हमने इस साइड से परत चढ़ाई ना, तो अपोजिट साइड से क्या हुआ, हमें अपना चेहरा दिखाई देने लगा, मतलब हमें दर्पण प्राप्त हो गया, है ना। और हम साइंस की लैंग्वेज में जो अपोजिट साइड, इस साइड तो हमने क्या चढ़ाई, धातु की परत चढ़ाई, तो जो अपोजिट साइड था उसको हम, जिसमें हमको अपना चेहरा दिखाई देने लगा, उसको हम बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह, मतलब जिस पे परावर्तन हो रहा है उसको बोलेंगे हम परावर्तक सतह। दो सतह होंगी ना, एक ये वाली सतह और एक ये वाली सतह। तो जहां पर हमने धातु की परत चढ़ाई है वो धातु की परत वाली सतह हो जाएगी, और उसके अपोजिट वाली हो जाएगी परावर्तक सतह। ये जो मैं नाम पे इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा परिभाषाओं में, है ना। इसलिए जो है इनको मैं इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। परावर्तक सतह किसको बोलेंगे हम? जस्ट अपोजिट, जिस साइड से धातु की परत चढ़ाई गई है उसके अपोजिट दिशा की जो परत कहलाएगी, सतह कहलाएगी,
वो परावर्तक सतह कहलाएगी। और दर्पण इसी प्रकार से बनाए जाते रहे बहुत लंबे समय तक। इवन तो आज भी कई जगह पर आज भी इसी तरह से दर्पण बनाए जा रहे हैं। आज आज कैसे बनाए जा रहे हैं, आजकल फिल्म आने लगी है। मतलब जैसे अपन स्टिकर आते हैं ना, स्टिकर, वैसे स्टिकर आते हैं। और वो क्या करते हैं, दर्पण कांच लेते हैं और कांच पर वो स्टिकर चिपका देते हैं, जिससे अपोजिट साइड की, पहले चांदी से बनती थी, अब एल्यूमिनियम जैसे क्योंकि एल्यूमिनियम सस्ता होता है चांदी से, एल्यूमिनियम जैसे धातु का इस्तेमाल करते हैं और वो फिल्म यहाँ पर चिपका देते हैं। तो उससे क्या होता है, इस साइड से हमको अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। तो वो परावर्तक सतह की भांति। तो हम कांच से दर्पण इस प्रकार से बनाते हैं, है ना। तो हम अभी मैंने आपको कांच और दर्पण भी बता दिया था। आप कांच से दर्पण कैसे बनाया जाता है वो भी सीख चुके हो। हमने एक कांच लिया, उसके एक साइड पर धातु की परत चढ़ा दी, उससे क्या हुआ, उसके जो विपरीत साइड की सतह थी वो परावर्तक सतह बन गई, परावर्तक पृष्ठ बन गई, और हमें कांच से मिल गया दर्पण। तो दर्पण इस प्रकार से बनाए जाते हैं, है ना। तो अब अपन फिर से आ जाते हैं अपनी परावर्तन की डेफिनेशन पर। दर्पण अपन ने कैसे बनाए जाते हैं, दर्पण का थोड़ा सा इतिहास और दर्पण के बारे में अपन ने जानकारी ले ली। अभी दर्पण के पास वापस आएंगे, दर्पण पे, दर्पण के प्रकार के बारे में। अभी हम आ रहे हैं प्रकाश के परावर्तन पे वापस। तो प्रकाश के परावर्तन में हमने देखा परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक सतह से टकरा, अब मैं इसको परावर्तक सतह बोलूंगा, है ना। ये क्या, कौन सी सतह है, परावर्तक सतह, क्योंकि अब आप समझ गए हो कि ये परावर्तक सतह है। इसको समझाने के लिए पूरा दर्पण समझाना पड़ा। परावर्तक सतह, तो जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से निकलती है, परावर्तक सतह से टकराती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। टकराने के बाद जो वही किरण क्या कहलाती है, परावर्तित किरण कहलाती है। अब क्या करते हैं हम इसमें, जिस बिंदु पर टकराई ना उस पर एक 90 डिग्री का लंब खींचते हैं, है ना। 90 डिग्री का लंब खींचते हैं। इसमें वाली लाइन कैसे आएगी, हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपतन बिंदु पर एक पतला सा बिल्कुल लंब खींच लेते हैं। और ये हम केवल अपनी सुविधा के लिए खींच रहे हैं, रियल में दिखाई नहीं देता है। हमने क्या करा, आपतन बिंदु पर एक लंब खींच लिया। इस बिंदु, ये लंब दिखाई नहीं देता, और इस जो लंब खींचा है ना, इसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्यों खींचा है भाई, ये अभिलंब की जरूरत क्यों पड़ी, हमको रियल लाइफ में तो दिखाई दे, हमको रियल लाइफ में बस ये लाल रंग दिखाई दे रहा है कि प्रकाश किरण इधर से आ रही है और ऐसी जा रही है, ये दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको खींचने की जरूरत क्या है। इसको खींचने की जरूरत है, छुपी हुई है गणित में। अगर मैं आपको गणित में एक लाइन खींच दूं और आपसे बोलूं कि बताओ ये कितने डिग्री की लाइन है, तो आप बोल दोगे 180 डिग्री की लाइन है ना। 180 या 0 डिग्री बोलोगे, क्योंकि आपको चांदे से नापना आता है, तो आप बोलोगे 180 डिग्री की लाइन। और अगर मैं आपसे बोल दूं कि बताओ ये कितने डिग्री की लाइन है, या ये कितने डिग्री की लाइन है, आड़ी टेढ़ी लाइन खींच दूं, तो आप बोलोगे तभी भी 180 डिग्री की लाइन है। क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी लाइन नहीं खींची हुई है। अगर मैं दूसरी लाइन खींच देता हूं यहाँ पर एक, तो अब केस बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। तो गणित में हम बेसिक चीज सीखते हैं कि हमें अगर कोई कोण नापना है तो हमारे लिए आधार जरूरी होता है। हम चांदा रखेंगे कहाँ, अगर मान लीजिए ये लाइन खींची हुई है, तो हमें चांदा रखना कहाँ है, चांदे की जो ये नीचे वाली लाइन होगी ना, 180 डिग्री वाली लाइन, वो कहाँ रखें, ऐसे में रखें, ऐसे में भी तो रखा जा सकता है ना चांदा, जरूरी तो है ना ऐसे ही रखें। तो हमें कभी भी याद रखो, गणित में हम सीखते हैं कोण नापने के लिए हमें आधार जरूरी होता है, आधार। और वही आधार का काम इस डायग्राम में अभिलंब करता है। तो अभिलंब हमें कोण नापने में मदद करता है। क्यों नाप रहे हो कोण, क्योंकि कोणों से ही हमारे परावर्तन का पहला नियम निकल के आता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। 8 क्लास में पढ़ा है, याद भी है, रिवाइज भी हो गया है। लेकिन आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, इन दोनों का मान बराबर होता है। और इन दोनों कोणों को नापने के लिए हम अभिलंब खींचते हैं, काल्पनिक रेखा खींचते हैं। काल्पनिक मतलब जो रियल में नहीं, है ना। वीडियो होने वाला है बंद, 10 मिनट बाद से फिर से ज्वाइन करोगे 6:51 पर, है ना। अभिलंब क्या था, एक काल्पनिक रेखा जिससे हम आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान को ज्ञात कर सकते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं इसके नियम को, फिर से ज्वाइन करिए 6:51 पर।